नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी लोगों के लिए, सभी प्रदेशवासियों को दशहरे के इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। और आज एक बार फिर से पिछले कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने तमाम सभी कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के डीए, एरियर और इसके साथ ही जो है वो वेतन को लेकर बड़े ऐलान किए थे। और आज सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के अन्य कर्मचारियों और पेंशनरों की तरह निगम के कर्मचारियों को, पेंशनरों को भी इस माह की 28 तारीख को एडवांस सैलरी व पेंशन जारी की जाएगी, ताकि कर्मचारी और पेंशनर अपने परिवार के साथ दीपावली का त्योहार अच्छे से मना सके। एचआरटीसी का आज 50वें स्वर्ण जयंती दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये घोषणा की। और सीएम ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए और घोषणाएं करते हुए कहा कि जो 9 करोड़ रुपए के मेडिकल बिल निगम के पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें अगले 2 माह में क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा 55 माह से 97 करोड़ रुपए के ओवर टाइम की राह देख रहे चालक परिचालकों को सीएम ने घोषणा करते हुए ये कहा कि सरकार इसके लिए एचआरटीसी को 50 करोड़ रुपए देगी। यानी कि एचआरटीसी कर्मचारी जिनका ओवर टाइम काफी लंबे समय से लटका हुआ था, अब उन सभी कर्मचारियों को उनका ओवर टाइम भी मिल जाएगा। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जो बची हुई पेंडेंसी होगी उसे 31 मार्च 2025 तक क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 4 माह में एचआरटीसी के अधिकारियों के पास इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर आज सीएम ने जरूर डायरेक्शन जारी की है और कहा है कि इसके बाद जो भी गाड़ियां बचेगी उसे सरकार के पूल में भेज देंगे, ताकि ग्रीन एचआरटीसी की और एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने डिप्टी सीएम से भी अनुरोध किया कि वो भी एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 110 गाड़ियां सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल कर दी गई है, जबकि सरकार 200 इलेक्ट्रिकल वाहनों को और परमिट देने जा रही है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी ने एचआरटीसी में चालक के पद के रूप में कार्य किया था। उस समय कम समय के लिए कार्य किया और तकरीबन 800 के करीब बसें हुआ करती थी और उन्हें 600 रुपए हर महीने सैलरी मिलती थी। फिर धीरे धीरे एचआरटीसी का विस्तार हुआ, 1200 के करीब बसें हुई, फिर 1800 के करीब बसें हुई, फिर 1400 के करीब और तकरीबन 3000 के करीब बसें हुई। सीएम ने कहा कि एचआरटीसी कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश का कोना नहीं है जहां वो ना गई हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब मेरे पिताजी कार्य करते थे तो 800 बसों में भी एचआरटीसी ने प्रॉफिट कमाया। उस समय बसें भरकर आया करती थी, छत पर भी लोग बैठकर आया करते थे। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज का प्रेसिडेंट था, तो हम भी जब एससीए के चुनाव होते थे तो कॉलेज की बस भी भरी होती थी और छत भी भरी होती थी। उन्होंने कहा कि वह शिमला की बात कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि जो बस अड्डा प्रदेश सरकार अब बनाएगी उसका पूरा किराया एचआरटीसी से वसूला जाएगा। अगर एचआरटीसी अपना बस अड्डा स्वयं बनाती है तो उसे चला भी सकती है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इसके लिए घाटे में चल रहे बस रूटों को भी कम किया जाएगा। तो आज एचआरटीसी के 50वें स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। और इसके अलावा आपको बता दें तो इससे पहले पिछले कल भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरा, दिवाली से पहले कर्मचारियों व पेंशनरों को लेकर बड़े ऐलान किए। पिछले कल सीएम ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% डीए देने की घोषणा की थी। इससे राज्य के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनरों को फायदा मिलेगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को नवंबर माह का वेतन व पेंशन 28 अक्टूबर को दे दिया जाएगा, ताकि त्योहारों में कर्मचारी और पेंशनरों की खुशी में कोई बाधा ना आए। और इसके अलावा सीएम ने कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से डीए की 4% किश्त देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी व पेंशनरों के महंगाई भत्ता देने पर 600 करोड़ रुपए का आर्थिक पहाड़ सरकार पर आएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने
ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में 75 साल की आयु सीमा से ज्यादा पेंशनरों को भी पूरा एरियर दे दिया जाएगा। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन की 20,000 की किस्त भी तुरंत भाव से दे दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इन दोनों देनदारियों को चुकता करने से सरकार के ऊपर 202 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा। सीएम ने कहा कि जिन भी कर्मचारियों और पेंशनरों के मेडिकल बिल लटके हुए हैं उसके भुगतान के आदेश भी दे दिए गए हैं। किसी भी कर्मचारी का कोई मेडिकल बिल पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो इस बार का दिवाली और जो भी आने वाले फेस्टिवल है तमाम सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर भी आए हैं। हालांकि कर्मचारियों का जो डीए है उसका एरियर अभी 12% से भी ज्यादा का जो डीए है वो पेंडिंग कर्मचारियों का है। एरियर की अभी गाइडलाइंस बननी है, रोड मैप तैयार होना है कि किस तरह से कर्मचारियों का डीए का जो एरियर 4% भी सरकार ने देना है वो किस आधार पर दिया जाएगा, किन शर्तों पर दिया जाएगा, इस पर भी रोड मैप बनाने पर वित्त विभाग जुट चुका है। और जल्द जो है वो हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी कर्मचारियों को डीए का एरियर जो उनकी पेंडेंसी है वो जल्द सरकार देगी। तो फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा शिमला के संजौली से शुरू किए गए समुदाय विशेष के आर्थिक बहिष्कार की अपील की है। AIMIM नेता शोएब जमाई ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका कटाक्ष किया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया में हिमाचल प्रदेश में सेब की खरीदारी करने वाले सभी मुस्लिम बाहरी व्यापारियों से हिमाचल के सेब के बाइकआउट की अपील की है। और आप देखिए कि AIMIM नेता ने अपने अकाउंट पर लिखा है कि अब हद हो गई है, चलिए शुरू करते हैं आर्थिक बहिष्कार। मैं हिमाचल की सेब मंडी में बड़ी तादाद में खरीदारी करने वाले सभी मुस्लिम व्यापारियों से अपील करता हूं कि वे हिमाचल प्रदेश के सेब का बाइकआउट करें। तो इसके अलावा यहां पर जो है वो यहां पर इन्होंने कहा कि तुम्हें रब का वास्ता इस नफरत भरे बाजार से कोई खरीदारी मत करो। हालांकि AIMIM नेता शोएब जमाई की वॉल पर अब ये पोस्टर नजर नहीं आएगा, लेकिन मोहम्मद जुबैर नाम के यूजर ने उनकी इस पोस्टर को अपने अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह AIIM नेता शोएब जमाई का शर्मनाक बयान है। उनका ये बयान दक्षिण पंथी समूह के बहिष्कार आह्वान से किस प्रकार भिन्न है। आप वास्तव में उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे नफरत भरे बयान देकर आप मुस्लिम समुदाय के लिए और मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वही AIIM नेता शोएब जमाई ने यूजर की इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि इसमें क्या गलत है। अगर कुछ दक्षिणपंथी संगठन शिमला में मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं का बहिष्कार करने का अधिकार रखते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता। ये मेरा राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं किसी चीज का बहिष्कार करूं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके जो हिमाचल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाती है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बहिष्कार का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से सवाल पूछो जो इस गंभीर मुद्दे पर कभी नहीं बोलते। तो आपको बता दें राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में जिस तरह से सनातनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, मुस्लिम दुकानदारों से सामान न खरीदने का आह्वान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से अब मुस्लिम समुदाय को भी इसी तरह से जो है वो इस मुहिम को छेड़ने के लिए जो है वो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, कई मुस्लिम समुदाय जो ऐसे हैं IIM जैसे हमने आपको कहा वो भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो शांति जरूर भंग हो रही है। हालांकि अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बिल्कुल स्थिति सामान्य है। यहाँ पर सालों से रह रहे मुस्लिमों को किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ से जो है वो यहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जो कि स्थिति तनावपूर्ण हो। तो फिलहाल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर हिंदू और मुस्लिम संगठनों के आपस में लड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो जरूर चिंतनीय है और आगे चलकर जो है वो इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं अगर सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें, हिमाचल में NTT को 1 साल का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग डाइट केंद्रों में कोर्स शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति मांगेगा। उसके बाद कोर्स को करने के लिए NCTE से मान्यता ली जाएगी और NTT के पद खाली रहने के बाद ये अगला एक्शन होगा और तमाम 12 डाइट केंद्रों में NTT का जो कोर्स है वो करवाया जाएगा। सबसे पहले 1 साल का जो डिप्लोमा धारक है उन्हें ब्रिज कोर्स 1 साल का करवाया जाएगा। बाकी जो NTT की ट्रेनिंग होगी वो 2 साल की होगी डाइट केंद्रों में, अगर इस पर सरकार मंजूरी दे देती है और
उसके बाद जो है वो शिक्षा विभाग अगला प्रोसेस कर पाता है। और अगर एनसीटीई से भी शिक्षा विभाग को मंजूरी मिल जाती है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि मार्च से डाइट केंद्रों में एनटीटी का जो डिप्लोमा है वो शुरू हो सकता है। और 1 साल डिप्लोमा धारक भी एनटीटी, क्योंकि अभी आप देखिए तो एनटीटी की भर्ती 6200 स्कूलों में एनटीटी के पद भरे जाने हैं, इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को जिम्मा सौंपा गया है। आगे चलकर अब जो है वो जिला वाइज उसमें आवेदन मांगे जाएंगे। शिक्षा विभाग सबसे पहले ये देखेगा कि एनटीटी के 2 साल के डिप्लोमा धारक कितने हैं, उसके बाद जो है वो छंटनी होगी और ज्यादा पद अगर खाली रहते हैं, 2 साल के डिप्लोमा धारक नहीं ज्यादा संख्या में मिलते हैं, तो ऐसे में जो है वो हिमाचल सरकार अब ये विचार कर रही है कि 6200 पदों को एनटीटी के कैसे जल्द भरा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग ने कई सुझाव बनाए हैं, कई सजेशन वो सरकार को भेजेंगे। अब कौन सा सजेशन सरकार ले पाती है और सालों से लटकी एनटीटी भर्ती क्या सही मायने में स्कूलों में हो पाती है, ये देखना काफी अहम होगा। क्योंकि एनटीटी भर्ती को लेकर जो है वो 4 से 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इसे धरातल पर पूरा नहीं कर पाई है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने प्रोसेस शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को जिम्मा सौंपा है। अब जमीनी स्तर पर आखिर इस भर्ती में कितने पात्र लोग जो है वो एनटीटी शिक्षक बन पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि अभी शिक्षा विभाग सरकार ये देख रही है कि 2 साल का डिप्लोमा धारक कितने युवा निकलते हैं जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त भी जिनका डिप्लोमा होगा, उसके आधार पर जो है वो अगला प्लान बनाया जाएगा। और यहां पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग का यह भी मानना है कि अगर ज्यादा संख्या में पद खाली रहते हैं स्कूलों में, तो ऐसे में 1 साल का जो डिप्लोमा धारक करने वाले अभ्यर्थी है उन्हें मौका दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार से मंजूरी मांगी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6200 स्कूलों का पूरा डाटा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को भेज दिया है और छात्र संख्या के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। अगली खबर की बात करें तो नवंबर में स्कूलों को 500 प्रिंसिपल मिलेंगे, यानी कि प्रमोशन के आधार पर स्कूलों में प्रिंसिपल के पदों को भरा जाएगा। 36 जिला उपनिदेशकों को भी प्रमोशन सरकार की ओर से दी जाएगी, क्योंकि प्रक्रिया प्रमोशन की पूरी हो चुकी है और दिवाली के तुरंत बाद प्रमोशन के आदेश सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल के पदों पर प्रमोशन सरकार की ओर से दे दी जाएगी और पुराने आरएनपी नियमों के तहत ही इन दोनों वर्गों की जो एक प्रमोशन प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में छात्रों को घटिया क्वालिटी का फ्रूट खिलाया जा रहा है। शिमला जिला के बनी मिडिल स्कूल में यह मामला सामने आया है। यहां पर सड़े और सूखे सेब छात्र खा रहे हैं। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने खुद इसका निरीक्षण किया और स्कूल सीएचटी से जवाब तलब किया है। प्रदेश के सभी स्कूलों को सख्त आदेश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि ग्रेड 1 और सीजनली फ्रूट स्कूलों में बच्चों को लंच ब्रेक से पहले हफ्ते में 2 दिन खिलाया जाए और इसके लिए 12 करोड़ के बजट का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में फ्रूट ब्रेक में जो एक दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के तहत बच्चों को फ्रूट्स दिए जाए। उसमें सीजनली ताजा फ्रेश फ्रूट होंगे और इसके साथ ही अगर फ्रूट नहीं है तो अंडे देने का प्रावधान इसमें किया गया है और एक बच्चे पर 7 रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि 12 करोड़ का बजट जो है वो सालाना स्कूलों को दिया गया है और 7 रुपए एक बच्चे को हर दिन फ्रूट या अंडे के लिए यहां पर स्कूलों में खर्च करना पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो मंडी के संतोषी माता मंदिर में आगजनी की घटना आज सामने आई है। सुबह 5 बजे के करीब आगजनी की इस घटना में मंदिर का करीब 3 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इस दौरान जो है वो ये कहा जा रहा है कि लोगों ने काफी शोर मचाकर पूरे मोहल्ले वासियों को मंदिर में लगी आग की सूचना दी। इसके बाद सभी लोग इकट्ठे हुए और आग पर काबू पाने में जुट गए। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी आगजनी की सूचना दी गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आगजनी की इस घटना में मंदिर में नवरात्रों के दौरान चढ़ा सारा चढ़ावा भी जल गया और पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। अब अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए हिमाचल में अनूठी पहल शुरू कर रहे हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री एक शाम गांव परिवार के साथ नाम के कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा और
और इस कार्यक्रम में सीएम का काफिला यकायक किसी भी गांव में पहुंच जाएगा और बड़ी बात यह है कि स्थानीय ग्रामीणों को भी इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी जनहित की योजनाओं की पड़ताल करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसके साथ विकास कार्यों की भी धरातल पर पड़ताल की जाएगी। गांव में पहुंचकर मुख्यमंत्री सीधे जनता से रूबरू होकर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की फीडबैक लेंगे और इस आधार पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के कामकाज की परफॉर्मेंस का आकलन भी किया जाएगा। इसकी पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भरता की ओर से हिमाचल के अभियान में अब गांव का रुख किया जाएगा। उनका कहना है कि राज्य सरकार नए कार्यक्रम का आगाज कर रही है। सीएम का कहना था कि मुख्यमंत्री एक शाम गांव परिवार के साथ कार्यक्रम में दूर दराज तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करेगी और इस अभियान में मुख्यमंत्री एक रात अपनी गांव की जनता के साथ बिताएंगे। सीएम ने कहा कि इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो 3 दशकों से भाषणों तथा वायदों से झूल रही होली उतराला टनल परियोजना के निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग से इस महत्वाकांक्षी टनल परियोजना की रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री ने होली उतराला सड़क मार्ग का स्टेटस भी विभाग से मांगा है और अचानक हुई इस हलचल के बाद माना यह जा रहा है कि सीएम सुक्खू कांगड़ा चंबा की दूरी कम करने के लिए होली उतराला टनल के निर्माण को प्राथमिकता दे सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने चंबा चुआड़ी टनल के इन्वेस्टिगेशन सर्वे के लिए 4 करोड़ की राशि प्रदान की है और करीब 8 किलोमीटर की संभावित इस टनल से चंबा कांगड़ा का सफर बेहद आसान हो जाएगा और इसके विपरीत होली उतराला सुरंग के निर्माण से चंबा कांगड़ा का सफर न केवल आसान होगा बल्कि रोमांच भरा होगा। होली उतराला को जोड़ने वाले जालसू जोत की खूबसूरती स्विट्जरलैंड को मात दे सकती है और इसके अलावा दोनों जिलों के पर्यटन को इस सुरंग के निर्माण से गति मिलेगी। इतना ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी ये टनल परियोजना काफी अहम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि होली उतराला टनल की रिपोर्ट मांगी गई है और इसके अलावा इस सड़क मार्ग की भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल होली बैजनाथ बल्कि दोनों जिलों के लिए यह सड़क परियोजना अहम है, लिहाजा राज्य सरकार इस सड़क मार्ग को प्राथमिकता देगी। अगली खबर की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन द्वारा 2236 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 74 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश सहित देश के 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल राजभवन शिमला से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए और ये परियोजनाएं देश के 11 सीमावर्ती राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में 5 पुलों का निर्माण और उद्घाटन इसमें किया गया है। इसके साथ ही 2024 में बीआरओ ने रिकॉर्ड 111 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। 2023 में कुल 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई है। सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री ने 22 सड़कों, 51 पुलों और 2 अन्य विविध परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण सबसे दुर्गम इलाकों में चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में किया गया है। अगली खबर की बात करें तो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन देखे जाने वाले बयान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तल्ख टिप्पणी की है। राज्यपाल ने कहा है कि मंत्री का बयान औचित्यहीन है और उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार सीमाओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर रही है। किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं कि भारत की ओर देख सके। दरअसल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि किन्नौर जिले में इंडो चीन बॉर्डर पर चीन के ड्रोन बार बार भारत की सीमा में मंडरा रहे हैं। केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां मौके पर तैनात है, उन्हें भी इस बारे में जानकारी है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। नेगी ने दावा किया था कि किन्नौर के शिपकी और पुहा ब्लॉक के सामने ऋषि डोगरी के ऊपर स्थानीय लोगों ने चीन के इन ड्रोन को देखा है और पहले भी किन्नौर में कई बार चीन के ड्रोन देखे गए हैं। तो इस बयान को लेकर जो है वो राज्यपाल ने मंत्री को स्पष्ट किया है और कहा है कि मंत्री को इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देते और केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के मामलों पर जो है वो गंभीरता दिखाई जाती है।
अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तय समय अवधि नहीं बल्कि परीक्षा परिणाम भी शिक्षकों की पदोन्नति का आधार बनेगा। कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की एसीआर में नेगेटिव टिप्पणी अब की जाएगी। प्रदेश सरकार ने पदोन्नति और एसीआर से जुड़ी पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। लगातार प्रदर्शन में गिरावट आने पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा देने और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं और अभी तक एसीआर में नकारात्मक टिप्पणी करने का प्रावधान नहीं था और इस वर्ष से पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए नए प्रावधान कर दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन लगातार कम होता जा रहा है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में देश में हिमाचल 21वें स्थान पर पहुंच गया है और प्रदेश की गिनती कुछ वर्ष पहले तक टॉप 3 राज्यों में होती थी। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में भी बड़ी कमी आई है और बीते 2 दशकों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में 5 लाख से अधिक की कमी यहां पर दर्ज की गई है और इस कारण प्रदेश में बीते दिनों 500 से अधिक स्कूलों को मर्ज करना पड़ा है। इन कमियों को दूर करते हुए अब सरकार ने शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए ये कड़े फैसले लिए हैं और इसी कड़ी में पदोन्नति को परीक्षा परिणाम के साथ जोड़ा गया है और अब पदोन्नति सिर्फ तय समय अवधि पूरी करने पर ही नहीं मिलेगी बल्कि परीक्षा परिणाम को भी आंका जाएगा और इसके अलावा शिक्षकों की एसीआर में भी कम परिणाम को दर्ज किया जाएगा। नेगेटिव टिप्पणियां भी अब एसीआर में की जाएगी और बीते दिनों ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजों में 25% से कम परिणाम देने वाले 116 स्कूलों के 250 शिक्षकों को नोटिस जारी हुए हैं और इन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को इस बार वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। कुल 116 स्कूलों में 30 स्कूल ऐसे भी हैं जहां परिणाम शून्य रहा है। भविष्य में इस तरह के परिणाम ना आए इसके लिए शिक्षकों को सतर्क करने के लिए पदोन्नति और एसीआर से परीक्षा परिणाम को जोड़ा गया है। अगली खबर की बात करें, चंबा जिले के रचेरा क्षेत्र के घरमाणी में घास काटते समय खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। 48 वर्षीय आशा घासनी में घास काटने गई थी। घास काटते समय अचानक अनियंत्रित होकर वो खाई में गिर गई जिससे उसे गंभीर चोटें आई। परिजनों ने उसे उपचार के लिए तुरंत मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा पहुंचाया। यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंब में बीती रात चुरुडू टकराला रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर दौलतपुर से दिल्ली जा रही हिमाचल एक्सप्रेस की चपेट में आने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के तहत शव को शिनाख्त के लिए शव गृह ऊना में रखवा दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। थाना नालागढ़ के अंतर्गत भाटिया में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे नालागढ़ अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय कृष्ण के रूप में हुई है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल के एक और बेटे ने देश सेवा के लिए शहीद हिमाचल का एक और बेटा देश सेवा के लिए शहीद हो गया है। जिला कांगड़ा के राकेश राणा गुजरात के पोरबंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। वो पिछले 40 दिनों से लापता चल रहे थे लेकिन अरब सागर में उनके अवशेष मिले हैं। राकेश कुमार राणा कांगड़ा के चडियार के पास बरवाल खड्ड के रहने वाले हैं। राकेश कुमार राणा भारतीय तट रक्षक बल में बतौर पायलट तैनात थे। बीते 2 सितंबर को गुजरात में बारिश हुई थी और इसी बीच राकेश गुजरात में रेस्क्यू समेत राहत कार्यों में लगे हुए थे। इस दौरान उनका ALHM के 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया और जहाज में सवार सभी लोग अरब सागर में समा गए। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.0 रही। भूकंप दोपहर 3:32 पर आया। भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है और जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। हिमाचल में अब हालांकि भूकंप की वजह से जो है वो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब मौसम की बात करते हैं तो हिमाचल में मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। सर्दियों ने प्रदेश में दस्तक दे दी है और इसके साथ ही हिमाचल मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में 16 अक्टूबर तक मौसम इसी तरह से साफ बना रहेगा। तो फिलहाल अपना ध्यान जरूर रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।